नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। अपना जो टॉपिक चल रहा था एमए फाइनल का, डिप्लोमेसी पर था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि राष्ट्रीय शक्ति के हथियार के और साधन के रूप में राजनय किस प्रकार काम करता है, उस पर मार्गेनथाउ के क्या विचार हैं। और इसी संदर्भ में मार्गेनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में राजनीति की सफलता या डिप्लोमेसी की सफलता के लिए 9 नियम बताए हैं, जिसमें यह है कि भाई धर्म के आधार पर डिप्लोमेसी, धार्मिक भावना के आधार पर या धर्मयुद्धीय भावना के आधार पर डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, है ना। राष्ट्रीय हित की इसमें सर्वोपरिता की बात की गई है। कभी भी एक कुशल डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी देश को युद्ध में ना झोंक दे, है ना। युद्ध में झोंके बिना या अपमानित किए बिना बैक होना पड़े, अपमानित होकर हमें बैक होना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथार्थ लाभ की वास्तविकता हेतु जो निरर्थक अधिकार हैं उनको त्याग देना चाहिए। तो और नेक्स्ट एक निर्बल संचित राष्ट्र को अपने लिए कभी निर्णय नहीं लेने देना चाहिए। इन टॉपिक पर हम डिस्कस कर चुके थे। इसी संदर्भ में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है नंबर 8, जिस पर मार्गेनथाउ कहते हैं कि सशस्त्र सेनाएं विदेश नीति की यंत्र हैं, उनकी स्वामी नहीं, है ना। कि सेनाओं की क्या स्थिति है विदेश नीति में, तो सशस्त्र सेनाएं क्या कार्य करती हैं विदेश नीति के संदर्भ में, वो सिर्फ विदेश नीति का साधन है, विदेश नीति को पूरा करने का यंत्र है। विदेश नीति की स्वामी सशस्त्र सेनाएं नहीं हैं। तो इस नियम के पालन के बिना कोई भी सफल एवं शांतिपूर्ण विदेश नीति संभव नहीं हो सकती। यदि सेना विदेश नीति के साध्यों एवं साधनों को निर्धारित करे तो कोई भी राष्ट्र समझौते की नीति का अनुसरण नहीं कर सकता। सशस्त्र सेनाएं युद्ध के यंत्र हैं और विदेश नीति शांति का एक यंत्र है। देखो, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सेनाओं की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब युद्ध हो, और विदेश नीति एक शांतिपूर्ण, अपने हितों की पूर्ति करने की शांतिपूर्ण तरीका है। तो युद्ध का लक्ष्य सरल एवं शर्त रहित है, अर्थात शत्रु की इच्छा को भंग करना। इसके ढंग भी समान रूप से सरल और शर्त रहित हैं, अर्थात शत्रु के कवच के सबसे अधिक भेद्य स्थान पर अधिक से अधिक हिंसा का प्रयोग करना। अर्थात सेना जो है वो हिंसा का समर्थन कहीं ना कहीं करती है। फलतः सैनिक नेता अवश्य दुराग्रही ढंग से विचार करेगा, जबकि विदेश नीति का उद्देश्य सापेक्ष और सशस्त्र है। अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए दूसरे पक्ष के महत्वपूर्ण हितों को हानि पहुंचाए बिना जितना आवश्यक हो उतना दूसरे पक्ष की इच्छा को तोड़ना नहीं, वरन झुकाना। अर्थात सेना जो है वो युद्ध का कहीं ना कहीं युद्ध के बारे में चर्चा करेगी, युद्ध की बात करेगी, और युद्ध होता है तो हिंसा होती है, और हिंसा होती है तो नुकसान ही होता है दोनों देशों का। लेकिन विदेश नीति की जहाँ तक बात है, विदेश नीति का ये लक्ष्य होता है कि वो बिना किसी देश को नुकसान पहुँचाए अपने हितों की पूर्ति करना, या बिना किसी देश को झुकाए अपने हितों की पूर्ति करना। तो विदेश नीति के जो ढंग हैं वो सापेक्ष और सशर्त हैं। अपने मार्ग की बाधाओं को समाप्त करके आगे बढ़ना नहीं, वरन उनके समक्ष पीछे हटना, उन पर विजय पाना, उनके समीप चालें चलना तथा अनुनय, वार्ता एवं दबाव की सहायता द्वारा उन्हें धीरे धीरे मंद एवं विघटित करना। परिणाम यह है कि राजनयज्ञ का मस्तिष्क जटिल एवं सूक्ष्म होता है। अपने समक्ष प्रश्न को वह इतिहास में एक क्षण के रूप में देखता है तथा कल की विजय से परे वह भविष्य की असीम संभावनाओं की प्रत्याशा करता है। क्योंकि युद्ध से हो सकता है कि हम तत्काल विजय प्राप्त कर लें, लेकिन लंबे समय तक अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध स्थापित करने हैं, सहयोग स्थापित करना है, व्यापार स्थापित करना है, तो हमें विदेश नीति की सफलता को ही अपनाना होगा। जैसे हम कौटिल्य पढ़ते हैं ना, विदेश नीति के उसके जो चार जो एक तरह से तत्व हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पालन करते समय हमें 4 तत्व जो हैं, 4 बातें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। वो है
साम दाम भेद और दंड। देखिए उसमें भी दंड, दंड का मतलब है युद्ध, सबसे लास्ट में रखा है कि जब साम समझौते से काम चल जाए तो पहले समझौते से काम चलाना चाहिए। लोभ या लालच से काम चल जाए, है ना, उसको लुभाने से काम चल जाए तो वो करना चाहिए। साम दाम भेद मतलब फूट डालने से अगर काम चल जाए तो वो करना चाहिए। लेकिन अगर ये सारे असफल हो जाए तरीके या साधन, तो लास्ट में उसने युद्ध की बात कही है, क्योंकि युद्ध से किसी भी देश का हित नहीं होता। युद्ध से दोनों देशों की जन और धन की सिर्फ हानि होती है, और ना केवल तत्काल हानि होती है बल्कि भविष्य के संबंध भी खराब होते हैं। इसलिए सेनाएं या युद्ध का समर्थन करने की बजाय एक अच्छी डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सकती है या ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है 9 नंबर पे मार्गेंथाउ का कि सरकार जनमत की नेता है, उसकी दास नहीं, है ना। तो कि यदि विदेश नीति के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस नियम का अविच्छिन्न रूप से ध्यान नहीं रखेंगे तो वे राजनीति के पुरोगामी नियमों का भी पालन नहीं कर सकेंगे। जनमत की अभिरुचियाँ युक्ति संगत होने की अपेक्षा भावपूर्ण होती हैं। यदि राजनयिक लोग भाववेगों को प्रभावित होकर विदेश नीति संबंधी निर्णय लेगा तो वह राजमर्मज्ञ के रूप में अपना अनिष्ट और साथ ही अपनी विदेश नीति का अनिष्ट भी आमंत्रित करेगा। अर्थात सरकार को जनमत की, जनता की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। कभी भी किसी सरकार को विदेश नीति का पालन करते समय अपनी जनमत की भावनाओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक राजनयिक को लोक भावावेग के समक्ष न तो आत्मसमर्पण करना चाहिए और न ही उसे इसकी अवहेलना करनी चाहिए। उसे ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए कि वे दोनों यथास्थितियों के अनुकूल रह सके। एक शब्द में उसे नेतृत्व अवश्य करना चाहिए, लेकिन ना तो उसे जनमत की गलत भावनाओं के सामने झुकना चाहिए या गलत मांगों के सामने झुकना चाहिए, और ना ही उसकी भावनाओं को अवहेलना करना चाहिए। ठीक है, तो मार्गेंथाउ ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि कोई राष्ट्र राजनय का प्रयोग में नहीं लाना चाहता अथवा उसके पास राजनय या कूटनीति को कार्यान्वित करने की क्षमता नहीं है तो वह अपने राष्ट्रीय हित संवर्धन के लिए युद्ध के अतिरिक्त अन्य किसी भी विकल्प का सहारा नहीं ले सकता। और यदि युद्ध का सहारा भी लेना चाहता है या नहीं ले सकता तो उसे अपने राष्ट्रीय हितों का परित्याग करना होगा। इस तरह राजनय से शांति संरक्षण का सबसे उत्तम उपाय है। और मार्गेंथाउ ने जो कहा है, और ये बात वास्तव में सच है, कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए हमारे पास जो साधन है, या तो वो राजनीति है, या तो वो डिप्लोमेसी है ना, जिसमें हम अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर डिप्लोमेसी फेल होती है हमारी, तो कहीं ना कहीं हमें युद्ध की तरफ जाना पड़ेगा, और युद्ध जो है किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। और अगर युद्ध में भी हम सफल नहीं होते हैं, देखो युद्ध के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हम शक्ति संपन्न होने चाहिए, हमारी सेनाएं संपन्न होनी चाहिए, है ना, उसमें हमारे आर्थिक हितों का भी नुकसान होना है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी नुकसान होना है, हमारे जनता और जन और धन की भी हानि होनी है। लेकिन फिर भी हम युद्ध हार जाते हैं या कोई देश युद्ध हार जाता है तो वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक उचित या सही, सफल और कुशल राजनय जो है, डिप्लोमेसी जो है, वो बहुत अच्छा साधन हो सकती है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।